दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और इरिगेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग। मतलब आपका हाइड्रोलॉजी जो आपको पढ़नी है उसका पार्ट है, लेकिन हाइड्रोलॉजी आपको बहुत थोड़ी मात्रा में पढ़नी है। हाइड्रोलॉजी आपके सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट चैप्टर है। इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको इरिगेशन में मदद मिलेगी, ठीक है ना। एग्जाम में आता है, मैं ये बता दूं, मैं दो जो भी चीजें आपको समझा रहा हूँ उसके दो अप्रोच हैं, ठीक है ना। पहली चीज कि वो एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरा चीज वो प्रैक्टिकली आपके इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जो अभी आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो एक्चुअली देखा जाए तो आपका काम केवल आंकड़ों से हो जाएगा, लेकिन आपको उसके बारे में थियोरेटिकल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर हम लोग का क्या हो जाएगा आपका, जिसका नाम हम लोग का हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी यानी इसको कहते हैं हिंदी में लोग जल विज्ञान। हाइड्रोलॉजी को क्या कहते हैं हम लोग, जल विज्ञान। लेकिन इससे पहले हम लोग को कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं डाउट के, उनके बारे में जरा क्लियर कर दूं। किसी ने पूछा था मुझसे, सर कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें क्या होती हैं। कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें क्या होती हैं, किसी का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो मैं ये चीज़ों क्लियर कर दूं, बस एक एक लाइन की चीज़ें हैं, मैं इनके बारे में बोलना भूल गया था किसी वीडियो में। कैश क्रॉप्स का मतलब देखिए, क्रॉप्स दो टाइप की होती हैं। एक बेसिस पे अगर उनको डिवाइड किया जाए, वैसे तो क्रॉप्स रबी खरीफ आपने बांटा, वो मौसम के अकॉर्डिंग उनका बंटवारा किया गया था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को बांटने के कई आधार हो सकते हैं। जैसे आप किसी चीज को डिवाइड करना है तो किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। मैं ये एग्जांपल बार बार देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए आदमी कितने तरह के होते हैं, तो कई लोगों के कई जवाब होंगे। जैसे अगर मैंने पूछा आदमी कितने टाइप के होते हैं, तो कोई कह देगा कि सर कुछ गोरे काले होते हैं, गोरे और काले। कुछ लोगों ने जाके उनसे टाइप पूछा गया तो बोले कुछ बुद्धिमान कुछ बेवकूफ। मतलब कोई बुद्धि के आधार पे बांट रहा है, कोई रंग के आधार पे बांट रहा है, कोई लंबाई के आधार पे बांट रहा है। इसी आधार पे फसलों के भी कई आधार है बांटने के, ठीक है ना। तो मौसम के अकॉर्डिंग उनको रबी और खरीफ में बदला गया था। लेकिन जब उनको हम लोग एक बेसिस पर बांटेंगे कि कौन सी कैश क्रॉप्स हैं और कौन सी फूड क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप में क्या अंतर है। फूड क्रॉप्स मीन्स द क्रॉप विच हैज टू बी कंज्यूम डायरेक्टली। मतलब कुछ ऐसी फसलें जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती हैं, जैसे राइस है, वीट है, दालें हैं और मूंगफली है। ये सब चीजें आप क्या करते हैं, उगाते हैं, उनको जरा सा प्रोसेस करके खुद यूज करते हैं उसका। लेकिन क्या गन्ना डायरेक्टली आप खाते हैं, वैसे तो गन्ना खाते हैं, लेकिन गन्ना बेसिकली चीनी के लिए उसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जरूरत होती है, ठीक है ना। गन्ना है, चाय को उगाते हैं, तो जब तक चाय की पत्ती को उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा तब तक चाय नहीं होगी। तंबाकू है, तो ये सब डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए नहीं होती हैं। ये कपास है, कपास से कपड़े बनते हैं। तो एक तरह से ये सब चीजें डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होती हैं, इनको किसी दूसरे फॉर्म में ले जाया जाता है, उसके बाद कंज्यूम किया जाता है, ठीक है ना। तो कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो पैसे के लिए की जाती हैं, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करता किसान। कैश क्रॉप्स का मतलब इनको बेच करके किसान किसी प्रोडक्शन कंपनी को या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास भेजेगा, वो उनको दूसरे फॉर्मेट में ले जाएंगे और इससे किसान को पैसे मिलते हैं। जबकि बाकी चीजें किसान खुद यूज करता है बिना पैसे। मतलब चावल उगाएगा तो खुद खा सकता है, लेकिन वो तंबाकू उगा के केवल अकेले तंबाकू नहीं खाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं वो डायरेक्टली आपको पैसे के तौर पे जो कैश क्रॉप्स होती हैं, इसलिए इनको नकदी फसलें भी कहते हैं, ठीक है। और फूड क्रॉप्स जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती हैं। ये दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एक डाउट आया था कि सर विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। विल्टिंग पॉइंट, विल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो विल्टिंग का मतलब होता है किसी पौधे का मुरझा जाना, ठीक है ना। ये सब पीछे के चैप्टर की चीजें हैं, जिनके बारे में एक एक लाइन की चीजें आप वैसे भी बुक में पढ़ते तो आपको समझ में आ जाती है आसानी से। लेकिन चलिए, आया व्हाट्सएप पे तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। विल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। विल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पौधे, मतलब ऐसा स्थिति जिसमें पौधा मुरझाने लगता है, ठीक है ना। मतलब मुरझाने का मतलब हुआ कि उसको प्रॉपर पानी, उस जैसे देखिए, आप कोई पौधा जमीन में लगाते हैं तो वो जमीन से पानी खींचता है, और जमीन से पानी खींचने के दौरान उस ऊपर पानी चढ़ता है तो उसकी पत्तियों से पानी
इवेपोरेट भी होता है, ट्रांसपीरेशन भी होता है उसका। ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन दो अलग अलग चीजें हैं, अभी मैं समझा दूंगा उसको, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है पौधों से पानी ऊपर उठना, ठीक है ना। इवेपोरेट मतलब डायरेक्टली पानी जाना। तो किसी पौधे से अगर पानी ऊपर निकल रहा है, उसकी पत्तियों से खींचा जा रहा है और उसी रेट से नीचे से वो खींच नहीं पा रहा है, तो पता चला ज्यादा पानी उससे निकल जाएगा और खींच वो पा नहीं रहा उतनी तेजी से, तो इस केस में वो मुरझाने लगता है। उस प्रोसेस को कहते हैं विल्टिंग होना या मुरझाना, ठीक है ना। तो विल्टिंग दो टाइप की होती है, ठीक है ना। विल्टिंग जो है वो दो टाइप की होती है। विल्टिंग में दो टाइप कौन से हैं? एक होती है टेम्पोररी विल्टिंग, टेम्पोररी विल्टिंग, और एक होती है परमानेंट विल्टिंग, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या है? टेम्पोररी विल्टिंग का मतलब होता है वो जो दिन के समय में होती है। जैसे सुबह सुबह आप पौधा, आपका गर्मी के मौसम में क्या होता है, सुबह सुबह पौधे को आप अगर धूप जब उस पर पड़ना शुरू होती है तो दोपहर में वो मुरझा जाता है, क्योंकि बड़ा तेजी से उससे पानी सूखता है और उस रेट से वो पानी ले नहीं पाता है जमीन से। लेकिन शाम होते होते जब वापस से उसकी ट्रांसपिरेशन रेट स्लो हो जाती है, तो पौधा फिर अपने आप को मेंटेन कर लेता है। तो उस समय वो जो मुरझाता है ना दिन में, वो उसका टेम्पोररी विल्टिंग होता है। टेम्पोररी विल्टिंग का मतलब दिन में पौधे का मुरझा जाना और शाम को वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाना, क्या कहलाता है उसका? टेम्पोररी विल्टिंग। जबकि परमानेंट विल्टिंग क्या है? परमानेंट विल्टिंग में पौधा स्थायी रूप से क्या होता है? सूख जाता है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। कैश क्रॉप्स के बारे में मैंने बता दिया जिन लोगों ने पूछा था, और विल्टिंग पॉइंट में मैंने बता दिया कि टेम्पोररी विल्टिंग क्या होता है और परमानेंट विल्टिंग क्या होता है। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जिनके और भी डाउट्स हैं वो उनको पूछते जाएं, ठीक है। कि क्या क्या उनके डाउट्स हैं, सारी चीजें वो पूछते जाएं और मैं उनको इस तरह से बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में देखिए एक चीज समझना है, हाइड्रोलॉजी में करना क्या होता है। जल विज्ञान में हमें हाइड्रोलॉजी में क्या पढ़ना होता है? पृथ्वी पर और उसके वायुमंडल के अंदर जितना भी जल है, उसका भंडार, यानी उसका जो जितना जल है वो किन किन रूपों में है। पहली चीज, जल विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है? पृथ्वी पर और उसके वायुमंडल में स्थित जल का स्टोरेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका साइकिल, ये तीनों चीजों हम लोग को हाइड्रोलॉजी में पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। उसका स्टोरेज मतलब वो कितना कहाँ किस मात्रा में है। दूसरा, उसका इवेपोरेशन या फिर उसका जो साइकिल है वो पढ़ना है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे वायुमंडल में, उन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इन सब को पढ़ने से पहले, अच्छा क्यों पढ़ना है, सबसे बड़ी बात क्यों जानना है? इससे हाइड्रोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि जैसे आपका मेन काम क्या है, सिविल इंजीनियर का मेन काम क्या है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो सिंचाई होती है ना, मैंने पहले समझाया था कि देखिए सिंचाई कभी भी बरसात का पानी जो टपक रहा है ना, उससे जो खेत में पानी पहुंच जा रहा है उसको सिंचाई नहीं कहते हैं। सिंचाई यानी इरिगेशन एंड वाटरिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पहला जो है वो इरिगेशन है। इरिगेशन मीन्स artificial process of providing water to the crops. Artificial process of providing water to the crops, this is called irrigation. But watering is giving water to the crops, either it will be artificial or natural, दोनों केसेस में, ठीक है ना। आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, दोनों ही केसेस में जो आप पानी देते हैं वो प्रोसेस वाटरिंग कहलाता है, ठीक है ना। वाटरिंग में बी आर्टिफिशियल और इट में बी natural, but irrigation is definitely an artificial process which is used by mankind, जो हमारे मनुष्यों द्वारा यूज किया जाता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, हमारा हमारा सिविल इंजीनियर के रूप में यही दायित्व है कि हम खेतों तक व्यवस्थित रूप से समय पर पानी पहुंचा सकें। तो ये बताइए हमें कित पानी पहुंचाना है और उस क्षेत्र के बारे में जानकारी न रहे कि उस क्षेत्र में कितने पानी की जरूरत है, तो कैसे हम पानी पहुंचा पाएंगे? जहां पानी बरस रहा है वहीं पानी पहुंचा दें। जो जो आपका मेघालय की पहाड़ियां है ना, गारो खासी जयंतिया, उसी के बीच में हम पानी पहुंचा दें। वहां ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, 1280 सेंटीमीटर की बरसात होती है वहां पे। और सबसे कम बरसात कहाँ पे होती है? जो आपका उत्तर पूर्वी राजस्थान है वहां पे बहुत कम बरसात होती है, वहां पर 15 सेंटीमीटर की बारिश नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्र को रेगिस्तान, रेगिस्तान का मतलब आप ये सोचते हैं जहां बालू हो, रेगिस्तान यानी मरुस्थल उस टाइप के क्षेत्रों को कहते हैं जहां पर बरसात बहुत कम होती हो। बरसात मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली,
एनुअली लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो उस क्षेत्र में बरसात बहुत कम होती है, 15 सेंटीमीटर की बारिश नहीं मिल पाती है। जानते हैं भारत में बहुत कम बारिश मिल पाती है उन क्षेत्रों में, और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ मिलती है? चेरापूंजी, आपने नाम सुना होगा, चेरापूंजी में मासिन राम जगह है, उसका नाम सुना होगा आपने। तो इन जगहों पर बारिश बहुत ज्यादा होती, तो वेरिएशन है। तो जब हम जिस क्षेत्र के बारे में जानते रहेंगे, उस क्षेत्र में उसके अनुसार पानी देंगे, और उस क्षेत्र में उस तरह का सोर्स लगाएंगे पानी के लिए। जैसे जहां पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में, वहां अगर कुछ क्षेत्रों में अगल बगल नहीं पहुंच रहा है, तो उस स्टोर करेंगे वहां पानी को, वहां पानी देने का सिस्टम अलग होगा, और दूसरी जगहों पर पानी देने का सिस्टम अलग होगा। तो किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए हाइड्रोलॉजी जानना इसलिए जरूरी है ताकि वो पानी के स्थिति को समझ पाए, उसके वायुमंडल में, उसके सतहों पर, उसके क्षेत्र पर, ठीक है ना। इन चीजों को, इनको जानने के लिए आप लोग को थोड़ा सा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में समझना पड़ेगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? तो अभी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। तो देखिए, कोई भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब हुआ कि कोई मान लीजिए ये पहाड़ी है इस टाइप से, यहाँ कोई गड्ढा इस टाइप से, नदी है मान लीजिए, और ये ऊंचा क्षेत्र है कोई इधर का, कोई अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं, ये इस तरीके से है, फिर यहाँ पे फाइनली ये काफी बड़ा गड्ढा है, इस टाइप से चीजें हैं। मान लीजिए ये प्लेन एरिया है, ये थोड़ी ऊंचा एरिया है, ये कोई नदी है जहां फाइनली कहीं का पानी पहुंचने वाला है, ये ऊंचा एरिया है। मान लीजिए इन जगहों पर कुछ पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इन जगहों पे कुछ पेड़ पौधे हैं, ठीक, नदी के किनारे भी कुछ पेड़ पौधे हैं, ऐसे ये पेड़ पौधे हैं इन क्षेत्रों में। इन जगहों पर यहाँ पर जो है वो एक नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है यहाँ पे, ये एक नदी बह रही है, ठीक है, और ये आपका फाइनली जो है वो समुद्र है। समुद्र मतलब यहाँ पानी का कोई अता पता नहीं कहाँ तक पानी फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा आपका समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बादल आएंगे ऊपर से, बादल ऊपर से ऐसे आएंगे, ठीक है, और बादल यहाँ पर बरसात करेंगे, ठीक है ना, कंडेंसेशन होगा, मतलब इनका संघनन होगा बादलों का, और बादलों से बारिश इन पर गिरेगी, वो बारिश फैलेगी इधर उधर कहीं ना कहीं जगहों पर। यहाँ से कई चीजें आपको क्लियर होने वाली है डायग्राम में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है पानी का ऊपर से गिरना, समुद्र में पहुंचना, और वापस से फिर इवेपोरेट होके या ट्रांसपिरेट होकर के वापस से बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाना। दिस प्रोसेस, दिस साइकिल इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है ना। अब देखिए बादलों से पानी गिरा, पेड़ों पर गिरा, और पेड़ पेड़ की ऐसे जड़ें होंगी अंदर, पेड़ की ऐसे जड़ें होंगी अंदर इस टाइप से, पेड़ की जड़ें हो गई। अब देखिए जब पानी इनसे गिरेगा तो फटाक से पानी गिरने के बाद यहाँ से कुछ पानी यहाँ से ऐसे निकलेगा, खटाक से नदी में चला जाएगा। कुछ पानी यहाँ से गिरने के बाद यहाँ से रिसना शुरू कर देगा, जमीन के अंदर पानी रिसना शुरू कर देगा, और यहाँ पर जमीन का तल होगा, जमीन में पानी कहीं ना कहीं रुका होगा ना, इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा जब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, या इसी में भी टॉपिक में, इस चैप्टर में भी इसको क्लियर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये समझिए जमीन की कुछ लेयर में पानी रुका होता है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर टेबल यानी भौम जल स्तर कहते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर टेबल का मतलब होता है भौम जल स्तर, ठीक है। तो ये पानी यहीं तक रिस सकता है, जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर ये लैटरल मूवमेंट करने लगेगा, मतलब साइड में जाने लगेगा, ठीक है ना। तो ये पानी यहाँ पहुंचा, कुछ पानी ऊपर पौधों में पहुंच गया, ठीक है ना, मतलब ये पेड़ों की पत्तियों में पानी पहुंच गया। कैसे? पेड़ पेड़ पौधे अपने पानी को क्या करते हैं, ऊपर खींचते हैं, अपने पेड़ पत्तियों तक ले जाते हैं, तो यहाँ तक ये पानी पहुंच गया, इन तक भी पहुंच गया, ठीक है। तो इनके पत्तियों में भी पानी भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, इनके पत्तियों में भी पानी भरा हुआ है। कुछ पानी तो यहीं जमीन पर गिरा और फटाफट नदी में चला गया, और नदियों से रिसते हुए पानी जो है वो नदियों से रिसते हुए कहाँ जाएगा, और ये पानी भी फाइनली कहाँ जाएगा, रिस करके, ये सब पानी रिस करके इस तरीके से कहाँ जाएगा बताइए। ये समुद्र है, अगर इस तरीके से समझा जाए इसको, तो ये सब पानी रिस करके फाइनली कहाँ पहुंचेगा, समुद्र में। तो एक चीज जान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, पानी यहाँ से बरसात हुई इसकी,
बरसात होने के बाद जो पानी बह के निकल गया, बह करके निकलना मतलब वो जमीन में रिसा नहीं, वो ऊपर इवेपोरेट नहीं हुआ, जो पानी बह करके निकल जाता है उस पानी को हम लोग कहते हैं रन ऑफ। रन ऑफ, रन ऑफ कौन सा वाटर होता है? जो पानी सीधे सीधे बह करके निकल जाता है उसे रन ऑफ कहते हैं। वेट अ मिनट। जो पानी ऊपर से बह करके निकल जाता है उसको रन ऑफ कहते हैं। कुछ पानी जमीन में रिस जाता है, जो पानी जमीन में रिस जाता है उस पानी का या उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, पानी के रिसन को क्या कहते हैं हम लोग? इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब एक इनफिल्ट्रेशन हुआ यहाँ पर, उसके बाद रन ऑफ आपको समझ में आ गया होगा। रन ऑफ और इनफिल्ट्रेशन के बाद अब यहाँ पर जो पानी यहाँ से पहुंच जा रहा है इस जगह पर, यहाँ से पानी वापस ऊपर की तरफ समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा होता है जो इवेपोरेट होकर के ऊपर पहुंचता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर से ये पानी किस में पहुंच जाएगा? बादलों में। बादलों में पहुंचने का पानी एक तरीका इवेपोरेशन है। दूसरा, पेड़ पौधों की पत्तियों से भी पानी सोखता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यानी देखिए इन दोनों में क्या अंतर है हिंदी में नाम में? इसको कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, और इसको कहते हैं, नहीं सॉरी, इसको कहते हैं वाष्पीकरण और इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। मैं हिंदी में नाम लिख दे रहा हूं, इसको कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है ना? ठीक है, वाष्पीकरण, और इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ये कहते हैं इनको। क्लियर है बात? यहाँ पे इवेपोरेशन हो गया और ट्रांसपिरेशन हो गया। दोनों दोनों प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे क्लियरली कि पानी का क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो पानी का ये देख रहा है सिस्टम, ये एक साइकिल बना रहा है ना, और ये कई समय में, एक साल में होता होगा या लगातार चलता रहता है। इसको ये नहीं कहते हैं कि इसका कोई समय है, इस समय से इस समय तक, लगातार ये काम चलता रहता है। किन्हीं न किन्हीं जगहों पर बरसात होती है, किसी न किसी जगहों पर इवेपोरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन, ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। और इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगर आपको ये आता है एग्जाम में कि हाइड्रोलॉजिकल क्या साइकिल क्या है, इसको समझाइए, तो आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे और इसमें से एक एक टर्म जो क्या था आपका, ट्रांसपिरेशन है, उसके बाद रन ऑफ है, इवेपोरेशन, ये सब चीजें डायग्राम बना करके आप दिखा देंगे और उनके बारे में लिख देंगे, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ लिए आप, तो इसमें कुछ पानी की क्वांटिटी का भी ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ आंकड़े लिखने के लिए कभी कभी आ जाते हैं, इसमें आंकड़े सम्मिलित करेंगे तो आपका, देखिए कभी भी कोई आंसर लिखते समय ना, जो आप एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो उसमें गलती कहाँ से होती है? एग्जाम में आंसर लिखते समय आप लोग आंकड़ों का इस्तेमाल कम करते हैं, ज्यादातर थियोरिटिकल, डायग्राम नहीं बनाते हैं। जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं और डायग्राम नहीं बनाते उनको नंबर नहीं मिलता, क्योंकि देखिए पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है किसी के पास। अगर आप डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिए हैं तो वो नंबर आपको कंप्लीटली मिल जाना है। इसलिए हमेशा एग्जाम में टूटा फूटा ही सही लेकिन डायग्राम बनाया कीजिए, ठीक है ना? उससे आपकी क्लियरिटी का पता चलता है। आपको कोई पूरा नहीं देखेगा, वो आपको देखेगा कि आप कितना एफर्ट लगाए हैं डायग्राम बनाने में। डायग्राम आपका सही है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे जो समुद्र है हम लोग का, आप लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट 2/3 पोर्शन ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई सी वाटर, ठीक है ना? हमारा जो अर्थ सरफेस है उसका लगभग 2/3 हिस्सा सी वाटर से कवर्ड है। मोर देन 2/3, मतलब आप कहिए कि 70% तक का एरिया कवर्ड है, किससे? पानी से, यानी समुद्र से। और उस समुद्र में पूरा जितना हम लोग के धरती पर पानी है ना, उसका 97% पानी समुद्र में है। समुद्र में है, पूरे जितने समुद्र हैं धरती पर 97% पानी उसका क्या है? समुद्र में है, ठीक है। और इस तरीके से अगर हिमालय की चोटियों पर जाएंगे तो लगभग 2.7% वाटर जो है वो हिमालय की पहाड़ियों में, हिमालय ही नहीं, जितने भी ग्लेशियर्स हैं, जितने भी पहाड़ हैं, सबको मिला करके मैं बात कर रहा हूं कि ये पूरा ग्लेशियर फॉर्म में है, ठीक है ना?
ग्लेशियर फॉर्म में है। 2.7% वाटर ग्लेशियर फॉर्म में, ये है आपका सी वाटर के फॉर्म में, सी वाटर के फॉर्म में, और 2.7 जो है वो ग्लेशियर फॉर्म में है, ठीक है ना। बचता कितना है पानी बताइए, इसके बाद कितना पानी बचता है, केवल 0.3% वाटर अवेलेबल है बाकी सारे कामों के लिए, जिसमें से हम लोग ड्रिंकिंग, कुकिंग, इरिगेशन, फ्लशिंग, ये सारे काम करने के लिए, जो हमारा घरेलू काम है, उन सब को करने के लिए जो पानी अवेलेबल है वो केवल 0.3% वाटर अवेलेबल है, लेस देन 1%। ये आंकड़े बहुत मायने तो नहीं रखते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगल बगल जाने के लिए आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है। समझ में आ गई होगी बातें कि 97% सी वाटर है, 2.7% तक ग्लेशियर फॉर्म में है, ओनली 2.3% वाटर इज अवेलेबल फॉर आवर डेली यूजेज और इरिगेशन, ठीक है ना। ये इतना पानी, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पानी कितनी मात्रा में, नदियों में सबका, सारी नदियों तालाबों का पानी इसी में सम्मिलित है। तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो चीज आप देख रहे हैं वो कितना पानी आपको दिखता है आपके अगल बगल, तो धरती पर कितना पानी होगा, इसी से इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आई होप समझ में आई होंगी चीजें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में और पानी की उपलब्धता के बारे में हमारे पृथ्वी पर, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्लियर किया, हम लोग को चैप्टर में पढ़ना था रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट, अभी इसके बाद तो पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजी में एक टॉपिक हमने पढ़ लिया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और पानी की उपलब्धता को समझ लिया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, हो सकता है फिर से आपसे पूछ दिया जाए कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, समझाइए। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आपको कुछ ये समझ लिए हैं तो कुछ टर्म समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट। तो रेनफॉल के दौरान उसका, रेनफॉल कितनी हो रही है उसको मापना ही इसका मेजरमेंट कहलाता है, किसी जगह पर कितना पानी बरस रहा है उसको मापना ही मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। तो उसका मेजरमेंट के लिए कुछ रेन गेज बनाए गए हैं, तो वो सब चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ टर्म पढ़ लेते हैं। चलिए, बरसात अभी तो हुई नहीं है, मतलब होने का मतलब है कि यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन बरसात अगर कहीं पर हो रही है, अभी नहीं, देखिए उसमें पढ़ना है, अभी बरसात होगी तो उसको मापेंगे कैसे, वो पढ़ना है। लेकिन अगर बरसात हो चुकी है कहीं पर या हो रही है, उस केस में पानी का कुछ एरिया, उससे रिलेटेड कुछ टर्म है, उनको समझ लेना हम लोग को। जैसे टर्म क्या क्या आता है, पहला चीज आता है हम लोग का यहाँ पे, सबसे जरूरी टर्म जो हम लोग का आता है वो आता है रन ऑफ, ठीक है ना। रन ऑफ के बाद आता है कैचमेंट एरिया, या पहले आप कैचमेंट एरिया को ही समझ लीजिए, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। कैचमेंट एरिया, ठीक। और दूसरा आता है टर्म रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ। कैचमेंट एरिया और रन ऑफ, ये दो टर्म आपको अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। देखिए, कैचमेंट एरिया का मतलब, इसके नाम से क्या आपको समझ में आ रहा है कि कैचमेंट एरिया, कैच करने वाला एरिया, यानी देखिए हमेशा एक बच्चे इसमें बहुत देर तक कंफ्यूज रहते हैं, बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहते हैं। नाम उतना इजी है, अगर आप इसके नाम से इसको कॉमन जोड़ देना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जितना एरिया कोई कैच कर पाता है वो उसका कैचमेंट एरिया है। तो कोई क्या, हम थोड़ी कैच करेंगे, यहाँ कैचमेंट एरिया किसी न किसी नदी का या किसी न किसी नाले का होगा। यहाँ नदी, नाले और नहर में फर्क जानते हैं आप, नदी, नाले और नहर में फर्क जानते हैं क्या होता है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि नहर में पानी प्रोवाइडिंग वाटर जाता है, और जो ड्रेन होती है वाटर वो जाती है नदी और नाले में। आपको टेक्निकल अभी कहेंगे सर नदी नाले, उसका आकार मत बताइएगा, आकार दूसरी चीज होती है, ठीक है ना। बस ये जान लीजिए कि नदी जो बनती है वो तो नेचुरल है, नाले भी कई बार नेचुरल भी बन जाते हैं, और कभी कभी नाले आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन नहर निश्चित रूप से आर्टिफिशियल ही होती है, नहर कभी भी नेचुरल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नहर ऊंचाई पर बनाई जाती है, और पानी अपना रास्ता कभी भी ऊंचाई पर थोड़ी चढ़ेगा, उल्टा चढ़ेगा पानी। नहर कभी भी बनाई जाती है तो ऐसी बनाई जाती है कि कोई क्षेत्र हो, ठीक है ना। अभी हम लोग कैनाल हेडवर्क पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैनाल के बारे में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में, तो नहर कहीं भी बनाई जाती है तो ऐसा बनाया जाता है नहर, कि जब नहर में से पानी निकले तो उसके अगल बगल के ढालू क्षेत्रों में सिंचाई हो पाए।
नहर हमेशा ऐसी बनाई जाती है कि उसके अगल बगल ढाल हो। जैसे ये नहर ऐसे जा रही है आगे, तो इसके अगल बगल ढाल हो ताकि नहर से पानी उस क्षेत्र में पहुंच जाए, जिससे उस क्षेत्र के खेतों की सिंचाई हो पाए। ठीक है, तो क्या अब नहर का पानी खेतों तक पहुंचा, या फिर नहर का पानी कहीं भी जा रहा है उस स्लोप से, तो क्या वो निकल करके कहाँ जाएगा? फिर पानी को निकालना और उसको फिर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना भी हमारा काम है। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए, नहर में कभी पानी आता नहीं है। मतलब पानी, नहर जो बनाई जाती है वो पानी को खींचने के लिए नहीं बनाई जाती है। अब बरसात का पानी कहीं से सड़क के नहर में आ जाए तो वो अलग की चीज है, लेकिन कैनाल कभी भी कहीं किसी चीज को खींचती नहीं है पानी, वो पानी देने के लिए बनाई गई है। ठीक है ना, क्षेत्रों को पानी देने के लिए। इसलिए कैनाल का कभी कैचमेंट एरिया नहीं होगा। कैचमेंट एरिया ऐसी चीजों का होता है, देखते होंगे अक्सर जहां नहर रहती है उसके अगल बगल कोई बड़ा नाला रहता है या फिर कोई नदी रहती है, जिसका नहर का पानी जाए और फिर वेस्टेज या फिर बाकी चीजों से होते हुए निकल के उसी नदी में क्या हो, मिल जाए। तो जो नदी होती है वो तो हमेशा डाउन होती है और नहर हमेशा ऊंचाई पर होती है। ठीक है, ये दोनों तो बेसिक अंतर समझ में आ गया होगा आपको। तो एक चीज बताइए, कोई, अच्छा इसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको थोड़ा सा समझाया भी, अगर आपको लेक्चर याद होगा तो, कि अगर कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है ना, तो हमारा कुल काम यही होता है कि इससे कोई नहर ऐसे निकाली जाए, ऐसे ये नहर कहीं आगे ऐसे जाए, कई क्षेत्रों की अपने अगल बगल सिंचाई करे, ऐसे कई क्षेत्रों की अपने अगल बगल सिंचाई करे, और फिर इनकी सिंचाई से निकला हुआ पानी, देखिए ये तो इसमें उठाया गया, यहाँ पर बियर बनाई जाती है, ये नदी है, ये रिवर है, रिवर है, रिवर में पानी ऐसे आ रहा है, यहाँ पर कोई दीवार बनाएंगे तो वो दीवार की वजह से पानी उधर ऊपर उठ जाएगा। अगर दीवार से ढक दिए तो पानी ऊपर उठेगा, ऊपर उठ करके नहर में पहुंच जाएगा। अब नहर में पहुंचा तो नहर तो ऊंचाई पर है काफी, अब इससे पानी फिर सरकेगा तो नदी तो नीचे जा रही है ना, इसका लेवल तो नीचे है ना, तो इसको आगे ले जाके कहीं ना कहीं इसी से जोड़ दिया जाएगा। यानी जो आपका सिस्टम है, नदी के पानी को लेना, यूज करना और यूज करके वापस उसी नदी या नाले में छोड़ देना, उसका एक तरीके से साइकिलिंग इसका भी हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए, ये इस नदी में कहाँ का पानी आ रहा है? इस पूरे एरिया का पानी इस नदी में जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए? इस पूरे एरिया का पानी क्या नहर में उल्टा जाएगा? अरे नहर से खुद ही इधर आ रहा है, तो नहर में थोड़ी जाएगा। इस पूरे एरिया का पानी, इधर का भी कुछ एरिया होगा जिसका पानी किस में जा रहा होगा, इस नदी में जा रहा होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये नदी इतना एरिया क्या की है, कैच की है कि नहीं की है? कैच की है कि नहीं की है? ये नदी इस एरिया को कैच की है। तो किसी भी नदी या नाले के अगल बगल का वह क्षेत्र जितने दूर का पानी वो अपने अंदर खींच लेता है, उसको उसका आवाह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं। उसको उसका आवाह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है ना, तो कैचमेंट एरिया आपको समझ में आया क्या है? कैचमेंट एरिया इज द एरिया which is covered by a ड्रेन और अ रिवर। कोई कैचमेंट एरिया वो है जो आच्छादित होता है, जो कवर किया जाता है, जो किसी नदी या नाले के अंडर में आता है, वो उसका कैचमेंट एरिया होता है। ठीक है ना, तो कैचमेंट एरिया समझ में आ गया कि ये इतने एरिया का पानी कैच कर ले रहा है, इसलिए इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो ये एरिया है। ठीक है ना, तो ये बंद नहीं है, ये अभी और आगे ऐसे जाएगा, जहां तक नदी होगी उधर तक का पानी खींचता रहेगा। तो केवल नदी का ही नहीं, कोई डिप्रेशन हो यानी गड्ढा हो, डिप्रेशन हो, कोई पॉन्ड हो, कोई पॉन्ड हो, कोई ड्रेन यानी नाला हो, कोई रिवर हो, इन सब का अपना कैचमेंट एरिया होता है। सबका छोटा या बड़ा लेकिन कैचमेंट एरिया होता है। बात पूरी समझ में आ रही है? छोटा या बड़ा सबका कैचमेंट एरिया होता है। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें कि कैचमेंट एरिया क्या है। कैचमेंट एरिया क्यों जानना है? किसी भी जगह का कितना पानी वो उसमें आने वाला है, अगर वो नहीं जानेंगे तो फिर उससे सप्लाई कितना देना पड़ेगा, ये कैसे आप जान पाएंगे? किसी चीज से सप्लाई कितनी देनी है तभी पता चल पाएगा जब पता चल जाएगा कि कितना एरिया उसके जोन में आ रहा है। तो कैचमेंट एरिया का यूज केवल यही नहीं है, कैचमेंट एरिया आपको
जो आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, जब आप सैनिटाइजेशन करेंगे किसी एरिया का या कहीं का पानी उठा करके कहीं और भेजेंगे तब भी आपको कैचमेंट एरिया पढ़ना पड़ेगा। रन ऑफ क्या है? रन ऑफ यही पानी है जो बह के उस एरिया, अब यहाँ पर कोई बारिश भी होगी, अगर इस क्षेत्र में मान लीजिए कहीं बारिश भी होती है तो बारिश का पानी भी कुछ तो इनफिल्ट्रेशन होगा, कुछ तो नीचे जाएगा, लेकिन कुछ पानी बह करके कहाँ पहुंचेगा? इसी नदी में पहुंचेगा। तो जो पानी बरसा, ठीक है ना, एरिया तो कैचमेंट एरिया है, दिस होल एरिया इज कैचमेंट एरिया ऑफ दिस रिवर, लेकिन जो पानी बरस रहा है और कुछ पानी रिस्क करके अंदर चला जा रहा है, ठीक है, या लॉसेस हो रहा है, उसके लॉसेस मतलब किसी गड्ढे में भर जा रहा है, कुछ पानी जब बरसेगा गिरेगा तो गड्ढे में भर जाएगा, कुछ पानी नीचे रिस्क करके चला जाएगा और कुछ पानी पौधों द्वारा सोख लिया जाएगा, ये सब लॉसेज है। और जो बह के निकल जाएगा, द रनिंग वाटर इज नोन एज रन ऑफ, मतलब किसी क्षेत्र में जो पानी बह करके निकल जाता है बिना लॉस के, वो रन ऑफ कहलाता है। अब एक चीज जान लीजिए, रन ऑफ आपको समझ में आ गया क्या है, कैचमेंट एरिया समझ में आ गया क्या है। तो अभी रन ऑफ पर लंबी चर्चा है, इसको प्रभावित करने वाले कारक एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि रन ऑफ को कौन प्रभावित करता है। तो एक चीज, अभी एक छोटा सा इक्वेशन हम लोग यहाँ से जान लेते हैं कि P इज इक्वल टू जो होता है प्रेसिपिटेशन जो होता है वो होता है रन ऑफ और प्लस, रन ऑफ मतलब जो पानी निकल गया और प्लस जो होते हैं वो लॉसेस। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना, मतलब लॉसेस कह सकते हैं या कई बार इसको इवेपोरेशन से दिखाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं हम कहेंगे, हम लोग ये कहते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है मतलब वर्षण है, प्रेसिपिटेशन जो है वो है कितना, रन ऑफ, मतलब देखिए दो ही चीजें होंगी, अगर पानी गिरता है तो जो पानी पूरी बरसात हुई वो बरसात का पूरा पानी या तो रन ऑफ में निकल जाएगा या फिर उसमें क्या हो जाएंगे, लॉसेज हो जाएंगे, या फिर उसमें क्या हो जाएंगे, लॉसेज हो जाएंगे। तो रन ऑफ और लॉसेज आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। प्रेसिपिटेशन, तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते रहिएगा, दो ही चीजें इसमें होती हैं। हालांकि इस लॉसेस को बहुत से रूप में भी तोड़ा जा सकता है, लॉसेस कोई एक टाइप के तो है नहीं, रन ऑफ तो चलिए समझ में आ गया, लेकिन लॉसेज एक टाइप के तो है नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से समझ गए पूरी तरीके से क्या, कि रन ऑफ क्या है, कैचमेंट एरिया क्या। अब रन ऑफ किस जगह पर कितना होगा, हो सकता है कहीं पानी बरसे और पानी बह ही नहीं पाए, पूरा जमीन में चला जाए, हो सकता है कहीं पर बारिश हो तो ज्यादातर पानी बह के निकल जाए, जमीन में जाए ही ना। तो रन ऑफ कितना होगा, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में शॉर्ट ही बना रहा हूं क्योंकि ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए और आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है ना। अगला वीडियो फिर आएगा जिसमें हम लोग इसमें प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं, रेनफॉल जो हो रही है उसके मेजरमेंट के बारे में, कैसे कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है उसको कैसे मापा जाएगा, और उसके रेनगेज के बारे में। तब तक नोट संबंधी किसी भी जानकारी के लिए जो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, व्हाट्सएप करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको सारी जानकारी उसकी मिल जाएगी। अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।